नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग पूर्व वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व वैदिक काल जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। इस काल में ज्ञान का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 4 वेद है और चारों वेद में सबसे प्राचीन जो है वो ऋग्वेद है। तो मात्र ऋग्वेद ही ऐसा एक स्रोत है जो कि हमें पूर्व वैदिक काल की जानकारी देता है। ऋग्वेद विश्व में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इस वेद में 1028 भजनों को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। वैदिक साहित्य की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। वेदों के साथ प्रारंभ करते हुए इसकी व्याख्या की गई थी, लिखा नहीं गया था। यानी पुराने ज़माने में वेद को लिखा नहीं गया था, केवल मौखिक व्याख्या की गई थी। इन्हें मौखिक विधियों से पढ़ाया जाता था, इसीलिए इन्हें श्रुति यानी सुना और स्मृति यानी याद किया कहा जाता था। लेकिन बाद में लिपियों के आविष्कार के बाद में लेखन में इनका कम प्रयोग किया जाने लगा। यानी जब लेखन में जब लिखित रूप से आने लगा तो उसको सुनने और याद करने की प्रथा धीरे धीरे कम होती गई। अब हम लोग मूल स्थान, पहचान और भौगोलिक क्षेत्र के बारे में देखते हैं। तो आर्यों को उनके समान भारतीय यूरोपीय भाषा परिवारों के रूप में जाना जाता था, जो कि यूरेशियन क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रसारित है। यूरेशियन यानी यूरोप और एशिया दोनों के कंबाइंड क्षेत्र। मैक्स मुलर का तथ्य है कि वे मध्य एशिया मैदानी भाग में रह चुके थे, जिन्होंने फिर बाद में भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था। भारतीय यूरोपीय भाषा में कुछ निश्चित जानवरों और समान पौधों के नामों को सबूतों के रूप में रखा गया है। गांवों से संबंधित होने के कारण चरवाहा मुख्य व्यवसाय था। यानी वो लोग जो है जानवरों का मुख्य चराने का काम उनका मुख्य था और कृषि उनका सेकेंड यानी द्वितीय व्यवसाय के रूप में था। चरवाहे के जीवन में घोड़ा मुख्य भूमिका निभाता था, जिसे काले समुद्र के पास पाला जाता था। पद्म आर्य ऋग्वेद में 36 बार आया है, जो आर्यों को सांस्कृतिक समुदाय के रूप में बताते हैं। ऋग्वेद में आर्य शब्द का इस्तेमाल 36 बार किया गया है, जो बताता है कि वो सांस्कृतिक समुदाय जो है आर्यों के रूप में था। आर्य 1500 ईसा पूर्व के दौरान भारत में आए और पूर्वी अफगानिस्तान NWFP पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किनारों के पास बस गए। इस पूरे क्षेत्र को 7 नदियों की धरती के नाम से जाना जाता था। आर्यों को उनके स्वदेशी निवासी दस्यु से संघर्ष हुआ और आर्यों के प्रमुख जिन्होंने उनसे जबरदस्ती की, उन्हें त्रसादस्यु कहा जाता है। सप्त सिंधु को ऋग्वेद में प्रदर्शित किया गया है। सिंधु सर्वोत्कृष्ट नदी है, जबकि सरस्वती अथवा नदी तरन ऋग्वेद की नदियों में सर्वश्रेष्ठ। यानी ऋग्वेद में सप्त सिंधु को प्रदर्शित किया गया है और सिंधु को सबसे उत्कृष्ट नदी के रूप में माना गया है। अब कुछ ऋग्वैदिक नाम और उनके आधुनिक नाम को देखते हैं। जैसे सिंधु का आधुनिक नाम सिंधु है, वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है, अस्किनी जिसे को अभी हम लोग चिनाब कहते हैं, परुषणी जिसे अब हम रावी कहते हैं, विपास जिसे हम लोग बीश कहते हैं और शूतुद्री जिसे अब हम लोग सतलज कहते हैं। जनजातीय संघर्ष देखें तो आर्यों ने भारत और पश्चिमी एशिया में पहली बार घोड़ों से चलने वाले रथों की शुरुआत। यानी यहाँ से पूछेगा कि सबसे पहले घोड़ों से चलने वाले रथ की शुरुआत किसने की थी, तो आर्यों ने की थी। वे शस्त्रों और वर्मणों से पूर्णतः सज्जित थे, जिसने सभी जगहों पर उनकी जीत की सफलता का मार्ग प्रशस्त किया। यानी हमेशा वो शस्त्र वगैरह से लैस रहते थे, जिसके कारण वो हर युद्ध में उनकी सफलता होती थी। आर्यों को 5 जनजातियों में बांटा गया था, जिन्हें पंचजन कहा जाता था और वे आपस में लड़ते रहते थे। 10 राजाओं की युद्ध भूमि अथवा 10 राजन युद्ध थी। यह युद्ध भारत के राजा सुदास के खिलाफ 5 आर्यों और 5 गैर आर्यों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें भारत जीता था। वे बाद में पुरुष के साथ जुड़ गए और एक नई जनजाति स्थापित की, जिसका नाम कुरुस था, जो गंगा के ऊपरी मैदानी भागों पर शासन करते थे। यानी इसे 10 राजन युग या 10 राज युद्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 10 से राज 10 से आर्य 5 जो है आर्य थे और 5 अनार्य थे, उनके बीच में हुआ था। इसीलिए हम लोग इसको 10 राज या 10 राजन युद्ध कहते हैं। भौतिक जीवन और अर्थव्यवस्था को देखें
तो उनकी सफलता का श्रेय रथों, घोड़ों और कांसे के बने बेहतर हथियारों के प्रयोग को जाता है। उन्हें तीली वाली पहियों का आविष्कार भी था, यानी कोई भी लड़ाई जीतने के लिए उनके पास हथियार होना चाहिए, उनके पास गाड़ी होना चाहिए, जो कि उनके पास होता था। उनके पहिए जो होते थे वो तीली वाले, जो अभी रिम वाले जो चक्के होते हैं वैसा था। उन्हें कृषि का अच्छा ज्ञान था, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से चारे का उत्पादन करने में किया जाता था। ऋग्वेद में यह बताया गया है कि धार फार लकड़ी का बना होता था। वे गायों के लिए युद्ध करते थे। गायों को ढूंढने को गविष्ठी कहा जाता था। उनके जीवन में जमीन महत्वपूर्ण नहीं था, उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गाय हुआ करता था। और आर्य शहरों में कभी नहीं रहे। आर्य सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। जनजातीय रणनीति को देखें तो अवधि की सभाएं, सभा, समिति, विधाथा और गण, ये उनकी 4 सभा थी। सभा, समिति, विधाथा और गण। 2 सबसे महत्वपूर्ण विधान सभाएं सभा और समिति थी। सभा और विधाथा में महिलाएं भाग ले सकती थी, लेकिन समिति और गण में महिलाएं भाग नहीं लेती थी। बलि लोगों द्वारा दिया जाने वाला स्वैच्छिक योगदान था। जो लोग स्वैच्छिक से अपने से जो दान देते थे उसे बलि कहते थे। राजा एक सामान्य अस्थायी सेना नहीं रखती थी। यहाँ पर सरकार की जनजातीय व्यवस्था थी, जिसमें सैन्य तत्व एक तंतु समान थे। सैन्य कार्य विभिन्न जनजातियों के द्वारा किया जाता था, जिन्हें व्रत, गण, ग्राम या श्रद्धा कहा जाता था। अब कुछ महत्वपूर्ण पद को देखें तो जनजातीय प्रमुख यानी राजन, तो यह राजा का पद वंशानुगत था और राजा का चुनाव समिति के द्वारा किया जाता था। पुरोहित, जिसे महायाजक कहा जाता था। विश्वामित्र और वशिष्ठ, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है। सेनानी, जो कि सेना प्रमुख हुआ करता था, जो भाला, लकड़ी, कुल्हाड़ी, तलवार का प्रयोग करता था। कर अधिकारी और न्याय प्रशासनिक अधिकारी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। वज्रपति यानी वह अधिकारी जिसका बड़े भूभाग पर अधिकार होता था। वे कुलपास कहे जाने वाले परिवार के मुखिया का प्रतिनिधित्व करता था। युद्धक समूहों के प्रमुखों, जिन्हें ग्रामीणों से युद्ध भूमि कहा जाता था, का प्रतिनिधित्व यही वज्रपति करता था। वज्रपति मेनली जो है जमीन का प्रतिनिधित्व, युद्ध भूमि का प्रतिनिधित्व करता था। अब जनजाति और परिवार को देखें तो भाईचारा सामाजिक ढांचे का आधार था। सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। प्राथमिक राजभक्ति जन अथवा जनजाति को दी गई थी। ऋग्वेद में लगभग 275 बार जन का प्रयोग किया गया है। जनजातियों के एक अन्य शब्द वीस है, जिसका ऋग्वेद में 170 बार वर्णन किया गया है। ग्राम छोटी जनजातियां इकाई होती थी और ग्रामों के बीच के संघर्ष को समग्राम कहा जाता है, जो कि हम लोग संग्राम कहते हैं। तो यही संग्राम उसी समग्राम शब्द से बना है, जो कि संघर्ष को कहते हैं। कुल यानी वह पद जो परिवार के लिए प्रयोग किया जाता था, उसका बहुत कम प्रयोग किया गया है। परिवार को गृह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पितरात्मक समाज पुत्र के जन्म, युद्ध लड़ने और इच्छा के सूचक थे। यह जो समाज था वह पितृसत्तात्मक था। जैसे हड़प्पा सभ्यता जो थी वो मातृसत्तात्मक थी, लेकिन वैदिक सभ्यता जो थी वो पितृसत्तात्मक थी। महिलाएं विधानसभाओं में शामिल हो सकती थीं, त्याग कर सकती थी और भजन गाती थी। कई पति रखने वाली महिलाएं महिला पुनर्विवाह और लिवरेट पाए गए हैं, लेकिन बाल विवाह का प्रचलन उसमें नहीं था। ऐसा था कि एक महिला एक से ज़्यादा पति रख सकती थी, फिर से शादी कर सकती थी, लेकिन बाल विवाह का प्रचलन वैसा नहीं था। सामाजिक बंटवारे को देखें तो वर्ण और रंग का प्रयोग किए जाने वाला पद मिला है। दास और दस्यु से गुलामों और शूद्रों के रूप में व्यवहार किया जाता था। जो दास दस्यु थे उसे गुलाम और शूद्र के रूप में काम लिया जाता था। ऋग्वेद में आर्य वर्ण और दश वर्ण का वर्णन किया गया है। व्यवसाय के आधार पर 4 वर्ग में बांटा गया है, योद्धा, संत, व्यक्ति और शूद्र। लेकिन यह वर्गीकरण ज़्यादा गहन यानी ज़्यादा गहराई से इसके बारे में नहीं बताई गई है। सामाजिक असमानताएं दिखना प्रारंभ हो गई थी, लेकिन समाज अभी तक आदिवासी और बड़े पैमाने पर समतावादी थे। ऋग्वैदिक देवता के बारे में हम लोग देखें तो वे लोग प्रकृति की पूजा करते थे। विभिन्न देवताओं की विशेषताएं थी, जैसे इंद्रा, पुरंदर के 250 स्रोत ऋग्वेद में उनके बारे में दिए गए हैं।
अग्नि जिसे अग्नि देवता कहते हैं 200 स्रोत, वरुण यानी प्राकृतिक क्रम को बनाए रखना, सोम यानी पौधों के देवता, मारुत यानी तूफानों की प्रतीकत्व करने वाले, जो तूफानों से बचाने वाले, अदिति और उषा ये देवियाँ थी जो सुबह की पहली किरण की मौजूदगी को प्रदर्शित करती थी, अदिति और उषा। पूजा करने का प्रमुख तरीका क्या क्या था? तो प्रार्थना और त्याग था, लेकिन पूजा परंपराओं और बलि के प्रावधान में शामिल नहीं की गई थी। उनकी पूजा उनके भौतिक जीवन की इच्छाओं को पूरा करने और भलाई हेतु थी। तो इस प्रकार से आप चैनल पे बने रहें, हम और भी वीडियो आपके लिए